एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं हाजिर हूँ स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट की पूरी कंप्लीट समरी के साथ। इसमें मैं आपको हर एक चैप्टर का एक ओवरव्यू दूंगी ताकि जब आप पेपर लिख रहे हो तो आपके पास एक स्टोरी हो जिसके थ्रू आप एक अच्छा आंसर बना सके। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्टोरी के साथ। तो हमारी पहली स्टोरी का नाम है ट्रायम्फ इन सर्जरी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सर्जरी का मतलब क्या होता है। सर्जरी बेसिकली एक प्लेस होता है जहाँ पर डॉक्टर्स या फिर कह सकते हैं कि वेटनरी डॉक्टर, जो कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं, अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। ओके, तो इस स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहले है मिस्टर जेम्स हैरियट, जो कि खुद इस स्टोरी के ऑथर भी हैं, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर है। दूसरी है मिसेस पॉम्फ्रे, जो कि काफ़ी रिच एंड वेल्दी वुमेन है। तीसरा है मिसेस पॉम्फ्रे का डॉग, जिसका नाम है ट्रिकी। अब स्टोरी रिवॉल्व करती है ट्रिकी के आसपास, क्योंकि ट्रिकी जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ चुका है। फिर ट्रिकी बीमार इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसने एक्सेसिवली वजन गेन कर लिया है और अब वो चल फिर नहीं पा रहा है, वो वॉक नहीं कर पा रहा है। तो मिसेस पॉम्फ्रे जो है जेम्स हैरियट के पास, जो कि डॉक्टर है, उनके पास जाती है और ये प्रॉब्लम डिस्कस करती हैं। तो जेम्स हैरियट उनको सलाह देते हैं कि आप इसकी डाइट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें। मतलब सबसे पहले तो उसको स्वीट यानी मीठा देना बंद कर दीजिए और उसकी डाइट पे इतना कंट्रोल रखें कि एक्सेसिवली ना खाए। तो मिसेस पॉम्फ्रेट डॉक्टर हैरियट को ये बताती हैं कि जो ट्रिकी है वो एक ऐसा डॉग है, ना कि वो ऐसा डॉग है, सारे डॉग्स ऐसे ही होते हैं, उसे कुछ भी ऑफर किया जाए तो वो मना नहीं करता, वो सब कुछ खाता है। यहाँ तक कि जब मिस्टर हैरियट इन्हें एडवाइस देते हैं कि आपको इनकी डाइट पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है, उसके बावजूद मिसेस पॉम्फ्रे क्या करती हैं, उन्हें लगता है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा ना वीक हो रहा है, उसने अपना बहुत सारा मांस जो है लूज़ कर दिया है, जबकि सच ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया होता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया होता है। तो उसको एक्सेस खाना देने लगती है, क्या नाम है, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें उसे देने लगती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा मोटा हो जाता है। धीरे धीरे करके क्या होने लगता है कि ट्रिकी में एक नया बदलाव आता है। अब क्या था, वो ट्रिकी जो पहले किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता था, आजकल उसने अपनी फेवरेट डिशेस को खाना भी बंद कर दिया था। उसे वॉक पे जाना पसंद नहीं था, उसने वॉक पे जाना भी बंद कर दिया था। तो जब ये बात मिसेस पॉम्फ्रे मिस्टर हैरियट को बताती हैं, तो मिस्टर हैरियट मिसेस पॉम्फ्रे से कहते हैं कि मुझे अब ट्रिकी को अपने साथ सर्जरी में लेके जाना होगा। तो वो उसे 1 हफ्ते के लिए, सॉरी 2 हफ्तों के लिए अपने साथ सर्जरी में लेके जाते हैं। जब मिस्टर हैरियट उसे सर्जरी में लेके जाते हैं तो क्या होता है, सारे के सारे डॉग्स उसके पास आते हैं, उसके साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिकी को अपना सा माहौल मिलने लगता है, जिसमें धीरे धीरे करके वो रिकवर करने लगता है। मिस्टर हैरियट उसकी डाइट पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं। फिर जो ट्रिकी होता है बाकी सारे डॉग्स के साथ कम्पीट करने लगता है, खेलने लगता है, मील्स के लिए फाइट करने लगता है। और पर इसी दौरान क्या होता है, मिसेस पॉम्फ्रे जो कि बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो जाती है अपनी डॉग की हेल्थ को लेके, वो रिच तो होती ही हैं, तो वो क्या करती है, धीरे धीरे करके ट्रिकी के लिए बहुत सारा सामान भिजवाने लगती हैं। पता नहीं, वाइन्स, बेटर फूड, एग्स की बहुत सारी ट्रे। तो ये जो ट्रे थी, वाइन थी, वो ट्रिकी तो नहीं खाता, तो ये सारा का सारा खाना जो था मिस्टर हैरियट और उनकी वाइफ यूज़ करने लगते हैं। तो उनको बीच में लगता है कि क्यों ना हम ट्रिकी को और दिनों के लिए रख लें। पर वो लोग अपने इस ग्रीड के ऊपर कंट्रोल पाते हुए सोचते हैं कि नहीं, ऐसा करना तो बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि उनको याद आता है कि मिसेस पॉम्फ्रे बहुत ज़्यादा एंशियस थी, वो रो भी रही थी। और यहाँ तक कि जब ट्रिकी को लेके मिस्टर हैरियट जा रहे थे, तो उन्होंने उनकी कार के अंदर बहुत सारा सामान, ट्रिकी के कोट्स जो कि वो अलग अलग विंटर वेदर के हिसाब से पहना करता था, उसके ब्लैंकेट्स, उसके बहुत सारी चीज़ें, टॉय रखवा दिए थे। तो इसीलिए वो सोचते हुए कहते हैं और मिसेस पॉम्फ्रे को कॉल करते हैं कि आप आ जाइए और ट्रिकी को ले जाइए, ट्रिकी एकदम सही हो चुका है। तो जैसे ही वो इन्हें कॉल करते हैं, विद इन 3 और 4-5 मिनट्स मिसेस पॉम्फ्रे जो होती है वो अपनी गाड़ी लेके आ जाती हैं। और आते ही वो बहुत जल्दी, मतलब मिस्टर हैरियट के पास जाती है, बोलती है कि आप मुझे सच सच बताइए कि वो सही में ठीक है, उसे ले जा सकती हूँ कि नहीं ले जा सकती हूँ। तो मिस्टर हैरियट उनको कहते हैं कि हाँ, एकदम ठीक है, आपको अंदर आने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए लेके आ जाता हूँ ट्रिकी को। वो जब ट्रिकी को उनके पास लेके जाते हैं तो वो ट्रिकी एकदम से उनकी गोदी से निकल के मिसेस पॉम्फ्रे के पास चला जाता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इसी तरह से क्या होता है, ये जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड चैप्टर। तो हमारी सेकेंड स्टोरी का नाम है अ थीफ स्टोरी। ये स्टोरी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो गाइस, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बेसिकली है किस तरह से बड़ी सोच हमेशा इंसान से बड़ा काम करवाती है और छोटे छोटे मामलों में ना फंस के हम कितना कुछ ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो ये जो कहानी है वो सेंटर करती है 2 लोगों के आसपास।
एक है मात्र 15 साल का बच्चा जो कि पैदाइशी तो नहीं कह सकते, पेशे से चोर है। और दूसरा है अनिल, जो कि एक नॉर्मल कह सकते हैं नॉर्मल कॉमन मैन है, और वो अपना काम जो है वो बेसिकली लोगों से पैसे उधार लेता है और उन्हीं पैसों को उधारी पे दे देता है, इससे अपनी अर्निंग कमाता है। तो क्या होता है, ये कहानी जो है वो 15 साल का बच्चा ही बता रहा है। तो वो बच्चा कहता है कि मैं बहुत पहले से चोरी करता आया हूँ और मैं प्रोफेशनल चोर बन चुका हूँ। तो वो देखता है कि दूर एक आदमी खड़ा है, पतला सा, लंबा सा, थोड़ा अट्रैक्टिव सा। तो वो उसके पास जाता है क्योंकि वो उसका नेक्स्ट शिकार होता है। तो जब वो उसके पास जाता है तो पहले उसको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है कि आप रेसलर लगते हैं, कुछ ना कुछ कह कह के उसके साथ मतलब चाहता है कि वो उसे अपने साथ रख ले, अनिल उस बच्चे को अपने साथ रख ले। तो क्या नाम है, वो उससे पूछता है, अनिल उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों घूम रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं बेसिकली, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल बोलता है मैं तुम्हें क्या नाम है, पैसे नहीं दे सकता। तो बच्चा कहता है, कुछ सोचता है, फिर बोलता है कि आप मुझे खाना तो खिला सकते हैं ना। तो बोलता है अगर तुम खाना बना सकते हो तो बोलता है खाना तो मैं बना लूँगा। तो बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ। अनिल उस बच्चे को अपने साथ लेके जाता है और उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है हरी सिंह। अब यहाँ पर क्या नाम है, ट्रिक ये है कि इसका रियल नाम हरी सिंह नहीं होता। वो कहता है कि वो हर नई चोरी के लिए अपना एक नया नाम खोज लेता है, ठीक है। तो जब अनिल इस बच्चे को अपने साथ लेके जाता है तो अपने घर की तरफ जाता है। इसका घर एक स्वीट शॉप के ऊपर होता है, उस स्वीट शॉप का नाम होता है जमुना स्वीट शॉप, ओके। तो उसके ऊपर एक कमरा होता है, वहाँ पर जाके ठहरता है और अनिल बोलता है इस बच्चे को कि तुम जाओ बालकनी में सो जाओ। रात को जब ये बच्चा उसके लिए खाना बनाता है तो खाना इतना गंदा बना होता है कि अनिल क्या करता है, वो खाना जाके बाहर डॉग को दे देता है और बोलता है कि भाई तू जा। पर ये बच्चा वहाँ पर इंसिस्ट करता है और खड़े होकर स्माइल कर, बहुत ही इनोसेंट सी स्माइल देने लगता है। तो अनिल उसे रख लेता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके अनिल क्या करता है, इसे ना पढ़ना लिखना सिखा रहा होता है। वो पहले उसे उसका नाम लिखना सिखाता है, फिर साथ ही साथ उसे उसे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनाना सिखाता है। जब वो ऐसे करने लगता है तो बच्चा फिर सोचता है कि मैं इस इंसान को लूट भी लूँ तो मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मतलब ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे करके वो जो अपना इंटेंशन है उस इंसान को रॉब करने का, उसके पैसे लूटने का, उसे लूज़ कर रहा होता है। वो क्यों लूज़ कर रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आ रही होती है कि किसी ऐसे इंसान को लूटना जो कि अपनी मनी के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो उसमें मज़ा भी आता है। क्योंकि उसका एक बार मनी चला जाए तो उसे बहुत दुख होता है, उसके फेस पे पता चलता है। बट एक ऐसे इंसान जो कि केयरलेस है, उसे मतलब ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके घर से मनी चला गया है, ऐसे इंसान को लूट के क्या फ़ायदा। बट फिर भी ये बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग में वो इंटेंशन बनाए रखता है। तो एक दिन क्या होता है, ये जो अनिल है कहीं से 600 रुपये लेके आता है, ऐसे ही अपना बिजनेस करके, जो दूसरों से उधार लेके फिर उधारी देने वाला बिजनेस था, कहीं से 600 रुपये लेके आता है। अब वो 600 रुपये की जो गड्डी होती है 50-50 रुपये की, उसे लाके अपने बेड के नीचे, गद्दे के नीचे डाल देता है। फिर ये क्या करता है, रात सो जाते हैं। तो ये बच्चा इंटेंशन बनाता है कि नहीं, अब मैं कुछ भी करके वो पैसे चुराऊंगा, और वो पैसे चुराने के बाद डायरेक्टली स्टेशन चला जाऊंगा जहाँ पर लखनऊ की तरफ जाने वाली ट्रेन मेरा वेट कर रही होगी, वहाँ पर बैठ के मैं हमेशा के लिए लखनऊ के लिए चला जाऊंगा। तो ये बोलता है ठीक है। रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तो बेसिकली क्या करता है, ये आराम से जाता है और वो गद्दे के नीचे से पैसे निकाल लेता है और घर के बाहर भाग जाता है। जब ये भाग के स्टेशन पहुंचता है तो जो गाड़ी होती है उसने चलना ही स्टार्ट किया होता है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इतना होता है कि ये भाग के वो गाड़ी पकड़ सकता था। पर ना जाने ऐसा क्या होता है कि वो गाड़ी पकड़ रहा होता है और पकड़ते पकड़ते उसे इंटेंशन आता है नहीं यार गलत कर दिया, और वो गाड़ी छूट जाती है। जब वो उस ख्याल से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो स्टेशन पे अकेला खड़ा है। तो वो वहाँ से निकल के सोचने लगता है कि मैं अब यहाँ किसको जानता हूँ, किसके पास जाऊँ। तो वो जब जाने लगता है बाहर तो सोचते सोचते वो एक ग्राउंड में पहुँचता है, वहाँ बेंच पे बैठ के सोचने लगता है कि मैंने इतने सालों से चोरी करी है और मैं हर एक इंसान के फेस पे देख के बता सकता हूँ कि वो किस तरह का इंसान है। अगर कोई इंसान ग्रीडी होता तो उसके चेहरे पे दुख होता कि हाँ उसका पैसा चोरी हो गया। अगर कोई इंसान लालची होता तो उसके चेहरे पे दुख होता। अगर कोई इंसान रिच होता यानी अमीर होता तो उसके चेहरे पे गुस्सा होता। पर वही उसे नहीं लगता कि अनिल के चेहरे पे भी ऐसी कोई बात होगी। बस थोड़ा सा दुख होगा, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि उसके पैसे चोरी हो गए, वो इसलिए होगा क्योंकि उसका ट्रस्ट टूटा है, इसीलिए उसको बहुत बुरा लगता है। और वो ये सोचता है कि अनिल उसको कैसे धीरे धीरे करके पढ़ना लिखना सिखा रहा था। तभी उसके दिमाग में ये बड़ी बात हिट करती है कि यार अभी जो मैंने 600 रुपये कमाए वो तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, शायद मुझे 2 हफ्ते के लिए अमीर भी कर दे। बट जो चीज़ मुझे अनिल दे रहा था वो तो मुझे इन पैसों से कई ज़्यादा पैसे ला के देंगे और मैं एक बहुत बड़ा इंसान बन सकता हूँ। तो क्यों मैं इतनी बड़ी चीज़ को लात मारूँ अपनी इस छोटी सी सोच के कारण। तो वो क्या करता है, उसे बहुत रिग्रेट होता है और वो वापस से चल देता है कहाँ, जमुना स्वीट शॉप की तरफ, अनिल के घर।
वो वहाँ जाता है और उसे बहुत डर लग रहा होता है। जब वो अंदर घुसता है तो बहुत नर्वस होता है और नर्वसली वो अंदर जाता है और अंदर जाके चुपके से पैसे रखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पैसे रखता है तो अनिल करवट लेता है। उसे तो लगता है कि वो पकड़ा गया, बट एक्चुअली वो पकड़ा नहीं जाता। वो चुपके से पैसे वहाँ रख देता है और फिर सो जाता है। जब वो सुबह सुबह उठता है तो काफ़ी लेट हो गया होता है और 9 बज गए होते हैं। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि अनिल खड़ा है और अनिल 50 रुपये उसकी तरफ बढ़ाता है। उसे लगता है कि उसका तो भांडा फूट गया, बट एक्चुअली अनिल के फेस को देख के लग नहीं रहा होता है कि उसको कहीं से भी पता है कि उसके साथ क्या नाम है चोरी का कोई इंसिडेंस हुआ है फिर कुछ भी। वो सिंपली उसे बोलता है कि लो अब मैंने कमाई स्टार्ट कर दी है, अब से तुम्हें रेगुलरली मैं पे करूँगा, ठीक है, यानी जॉब के पैसे दिया करूँगा। वो उसे पैसे देता है और पैसे देने के बाद क्या होता है, बेसिकली उसे लगता है कि उसने गलती करी और वो चुपचाप मान जाता है। अब वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी भी ख़त्म होती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। तो हमारी तीसरी स्टोरी का नाम है द मिडनाइट्स विजिटर बाय रॉबर्ट अर्थर। ये जो स्टोरी है बेसिकली ये जासूसों के बारे में है, ठीक है, यानी कि एस्पियोनाज। इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक का नाम है मिस्टर ऑसबल जो कि खुद एक स्पाई हैं। दूसरे का नाम है मिस्टर फाउलर जो कि एक राइटर है और कुछ रोमांचक लिखना चाहते हैं। तीसरे का नाम है मैक्स। मैक्स भी एक स्पाई है, ठीक है, और वही है मिडनाइट विजिटर जो कि रात को आकर मिस्टर फाउलर एंड मिस्टर ऑसबल को विजिट करता है मिडनाइट यानी 12 बजे। क्या होता है बेसिकली, मिस्टर फाउलर जो है कुछ रोमांचक लिखना चाहते हैं तो वो मिस्टर ऑसबल के साथ रहते हैं। पर वो मिस्टर ऑसबल के बारे में डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि मिस्टर ऑसबल बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते जैसे एक स्पाई को आप एक्सपेक्ट करते हैं, यानी लीन बॉडी और क्या नाम है बहुत ही शार्प फीचर्स, बहुत ही ऐसी बातें करना जैसे सब कुछ सीक्रेट कोड में कहा जा रहा है। बल्कि इसका उल्टा क्या, मिस्टर ऑसबल पतले होने की बजाय काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं। उनकी भाषा में भी क्या है, वैसे तो कहने के लिए 2-3 लैंग्वेज बोल लेते हैं, जैसे कि फ्रेंच बोल लेते हैं, जर्मन बोल लेते हैं, बट उनका एक्सेंट बॉस्टनियन है। बेसिकली बॉस्टन एक जगह है अमेरिका में, वहाँ से इनका एक्सेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इसलिए क्या करते हैं, क्या नाम है, बोल नहीं तो इनका एक्सेंट पता चलता है कि बहुत डिफरेंट है। फिर क्या है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि इनकी बातों से भी लगता है कि हाँ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल नहीं रहा है। तो मिस्टर फाउलर को एक्सपेक्टेड था कि जब वो मिस्टर ऑसबल को ज्वाइन करेंगे तो उनको कुछ रोमांचक देखने को मिलेगा, बट ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं था। बेसिकली क्या था, एक इवेंट होने वाला था, मिस्टर ऑसबल को एक लेटर आने वाला था। अब ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेटर में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी डिफरेंट वेपन्स के बारे में, जो कि अगर लीक हो जाते तो तहलका मच जाता। इसीलिए बहुत ज़रूरी था इसको बहुत ही सीक्रेटली रिसीव करना। तो मिस्टर ऑसबल को उनके घर में ये लेटर मिलने वाला था और इसी को लेने के लिए वो लोग जा रहे थे होटल जहाँ पर मिस्टर ऑसबल ठहरे हुए थे पेरिस में। तो ये लोग क्या थे, मिस्टर ऑसबल मिस्टर फाउलर क्या नाम है जा रहे होते हैं कमरे की तरफ, जो कि 6th फ्लोर पे था, एकदम आखिर वाले फ्लोर पे कमरे के। जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तो मिस्टर ऑसबल मिस्टर फाउलर से कहते हैं तुमने तो बड़ा एक्सपेक्ट किया होगा ना कि तुम्हें क्या नाम है गन शूट फाइटिंग देखने को मिलेगा, या फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि जब मैं कमरे में पहुंचूंगा तो एक डार्क आइड वुमेन जो कि बहुत ही हैंडसम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है वो मुझे लेटर देने के लिए आएगी, डांस हो रहा होगा, ड्रिंक्स में कुछ ना कुछ नशे की दवाइयाँ मिलाई जा रही होगी एक दूसरे को बेहोश करने के लिए, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना। तो वो देखिए तुम तो बोर हो जाओगे यार, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। इतने में जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो एकदम से और लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं सामने एक इंसान बंदूक लेके खड़ा होता है। और इसको देख के मिस्टर ऑसबल जो है कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं, वो हाथ ऊपर खड़े कर लेते हैं, बोलते कि और खड़े होकर बोलते हैं कि ये क्या हो गया। जब वो गौर करते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो जाना पहचाना इंसान है और बोलते हैं मैक्स तुम। तो मैक्स जो है बेसिकली मिस्टर फाउलर को भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो भी मतलब हक्का बक्का हो गए होते हैं और साइड में खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो मिस्टर ऑसबल जब मैक्स को देखते हैं तो बोलते हैं अरे यार मैंने कहा था मेरे कमरे के आगे जो बालकनी है इसको हटा दिया जाए, मैंने गवर्नमेंट से भी कहा था, मैंने इस होटल मैनेजर से भी कहा था कि इस बालकनी को हटा दो, कोई ना कोई मेरे कमरे में इसी बालकनी के थ्रू छलांग मार के आ जाता है। तो इतने में मैक्स कहता है अच्छा तुम्हारे यहाँ बालकनी भी है, मुझे तो अगर पता होता तो मैं वहीं से आता, मैं तो एक फेक की के थ्रू आया हूँ यहाँ पर। तो बताए तो इतने में क्या होता है मिस्टर ऑसबल थोड़े बहुत ना बहाने करने लगते हैं, अरे नहीं मतलब वो जो दूसरा कमरा है ना उससे अटैच्ड ये कमरा है ना उसके बीच में जो बालकनी है उससे लोग आ जाते हैं। इतने में क्या होता है मिस्टर फाउलर की नज़र कमरे में मौजूद सिर्फ और सिर्फ एक ही खिड़की की तरफ जाती है, ठीक है। जब उस खिड़की की तरफ जाती है तो फिर क्या नाम है मिस्टर ऑसबल जो होते हैं वो भी बैठ जाते हैं और बैठ के बोलते हैं कि
बेसिकली मिस्टर मैक्स से बोलते हैं, वैसे तुम एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता, मैं पक्का जानना चाहूँगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास ये लेटर आने वाला है। तो इसी का बहुत ही शातिर तरीके से जवाब देते हुए मैक्स कहते हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इस लेटर के बारे में कैसे पता चल गया। जो मिस्टर ऑसबल होते हैं वो सीक्रेट मिशन पे होते हैं कि उनको ये लेटर रिसीव करना है और अथॉरिटीज़ को देना है, पर मैक्स चाहता है कि वो ये लेटर रिसीव करे और वो अथॉरिटीज़ को दे, मतलब ताकि अपनी पोजीशन को अच्छा करने के लिए। ओके, फिर क्या होता है, जब ऐसा होता है तो एकदम से मिस्टर ऑसबल के दरवाजे में बहुत तेज़ तेज़ खटखटाने को लगता है, मतलब बहुत तेज़ तेज़ बैंग करने लगता है। तो मिस्टर ऑसबल जो होते हैं ना, वो क्या नाम है, बहुत ही डर का माहौल क्रिएट करते हुए बोलते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो मैक्स भी डर जाता है, मिस्टर फॉलर और भी ज़्यादा डर जाते हैं जो कि ऑलरेडी डरे हुए होते हैं। तो मैक्स पूछते हैं ये कौन है, तो बोलता है पुलिस। मिस्टर ऑसबल बोलता है पुलिस आई हुई है, क्योंकि मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट लेटर रिसीव कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ना कि उसको सेफली मैं रिसीव करूँ और पुलिस आके क्या नाम है आसपास रहे, वरना कुछ भी हो सकता है यार। तो जो मैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी गन को मतलब उनकी तरफ पॉइंट करते करते क्या करता है, विंडो की तरफ जाने लगता है और विंडो पकड़ के बोलता है कि अगर तुमने अभी के अभी पुलिस को नहीं भगाया तो मैं तुम दोनों को बंदूक से मार दूंगा, तुम्हें भी और मिस्टर फॉलर को भी मार दूंगा। तो तुम अभी के अभी भगाओ, मैं यहीं पर बालकनी में हूँ, ठीक है। तो बोलते कि जल्दी जाओ, ऑसबल बोलते हैं जल्दी जाओ वरना पुलिस आ जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी लॉक तो लगा हुआ है नहीं दरवाजे पे, वो तो कैसे भी अंदर करके आ जाएंगे, जल्दी आओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, ऐसे करने लगता है। मिस्टर फॉलर और डर जाते हैं और मैक्स क्या करता है, बाहर चला जाता है बालकनी में। जब बाहर चला जाता है तो वो मिस्टर ऑसबल जाके दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाजे के पीछे से निकलता है एक वेटर, ठीक है, जो कि अंदर बहुत प्यार से आता है और अंदर प्यार से आने के बाद एक ट्रे रखता है जिसके अंदर वो वाइन रखी थी जो मिस्टर ऑसबल ने मंगवाई थी। तो मिस्टर फाउलर बोलते हैं कि ये तो वेटर है, पुलिस का है, तो ना कोई पुलिस नहीं आ रही है। तो बोलते कि अगर मैक्स की बात पता चल गई वो वापस आ गया तो वो बोलते हैं मैक्स अब वापस नहीं आ सकता। बोले क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ तो बालकनी ही नहीं है, वो शायद गिर गया होगा। इसी के साथ क्या होता है, हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेसन। तो हमारा जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, उसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है विक्टर कैनिंग के द्वारा और इसके जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है होरास डैनबी, ठीक है। जो होरास डैनबी है उनके बारे में लिखा जाता है कि वो 50 साल के हैं और अनमैरिड हैं। बेसिकली उनको समर्स में हे फीवर हो जाता है। हे फीवर क्या होता है, हे फीवर बेसिकली होती है बीमारी जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा छींकें आने लगती है, बिकॉज आसपास जो वो पोलन्स नहीं होते, वो जो रेशे फैले होते हैं फ्लावर के, उसकी वजह से। तो ये बीमारी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं इंसान को, तो उनको ये बीमारी होती है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल इंसान थे, ठीक है, जो कि लॉक्स बनाने का बिजनेस करते हैं। वो काफ़ी अच्छे हैं इस बिज़नेस में, ताला चाबी बनाने का बिज़नेस करते हैं। इनके पास 2 हेल्पर भी हैं जो कि इनकी इस बिज़नेस में मदद करते हैं। साथ ही साथ एक हाउसकीपर भी है जो इनके हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती है, वो ध्यान रखना चाहती है। कहने के लिए तो कहा जाता है कि हॉरेस डैनबी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और काफ़ी ज़्यादा शरीफ इंसान है, बट ये वो शरीफ इंसान था जो कि चोरी किया करता था। और चोरी किस लिए किया करता था, ताकि उसके पास इतने पैसे आ जाए कि वो अपने लिए बुक्स खरीद सके। इनको शौक था रेयर एंड एक्सपेंसिव, यानी बहुत ही कम बिकने वाली और काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकने वाली बुक्स पढ़ने का। उनको खरीदने के लिए ये अमीर लोगों के घर पे क्या किया करता था, चोरी किया करता था और इतने पैसे चुरा लिया करता था कि इसका 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए काम बन जाए, ठीक है। और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लान करता था, बहुत ही बड़े लेवल पे प्लान किया करता था, दिन लगाता था, हर चीज़ को, हर डिटेल को माइन्यूटली देखा करता था कि इतना इतना डिटेल भी इसका रह ना जाए ताकि ये गिरफ्तार ना हो जाए। क्योंकि लाइफ में ये एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार गिरफ्तार हो चुके थे, जब ये क्या नाम है, इनको जेल लाइब्रेरी में रख दिया गया था। जेल्स में भी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर रख दिया गया था। तो जब ये वापस आते हैं और अब क्या होता है, एक प्लान बनाते हैं शॉर्ट ओवर रैंच नाम के इंसान का, जो कि एक मिलियनेयर है और फिलहाल लंदन में रह रहे हैं, उनके घर में डाका डालने का। उनके घर के बारे में इनको एक मैगजीन के थ्रू पता चलता है कि इनके यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सेफ है, पेंटिंग्स के पीछे वो सेफ रखा गया और उस सेफ के अंदर $15,000 के गहने पड़े हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन तो दिया हुआ है, तो ये प्लान बनाते हैं और काफ़ी दिनों से उनके घर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ऑब्जर्व करने के बाद इनको ये पता चलता है कि जो शॉर्ट ओवर रैंच हैं वो तो लंदन में रह रहे हैं, बस इनके घर पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 सर्वेंट्स हैं जो कि कुछ दिनों में मूवी देखने जाने का प्लान बनाने वाले हैं। तो घर पे अगर कोई है नहीं और सर्वेंट्स भी अगर मूवी देखने जाने वाले हैं तो ये परफेक्ट मोमेंट था, ये जा सकते थे वहाँ पर डाका डालने के लिए, यानी बर्गलरी करने के लिए, चोरी करने के लिए। तो क्या होता है,
जिस दिन वो लोग सर्वेंट्स मूवी देखने जा रहे होते हैं, उस दिन ये क्या नाम है फेंस के ऊपर से आते हैं और वहाँ पर अपना एक टूल बॉक्स लेके आते हैं जिसमें सारा सामान होता है, लॉक्स तोड़ने का, लॉक्स कुछ भी करने का। और जैसे ही जो सर्वेंट्स होते हैं वो चाबी लॉक करके और किचन डोर के हुक पे टांग के चले जाते हैं। और ये तो वो देख लेते हैं, जो हॉरेस होते हैं वो अंदर आते हैं और चाबी निकालते हैं और गेट खोलते हैं और घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। जब वो घर के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पर जाके देखते हैं कि पेंटिंग्स है, सब कुछ बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। पर अंदर जाते ही उनको पता चलता है कि उन वहाँ पर एक डॉग भी था जो कि उनको देख के बहुत ही ज़्यादा भौंकने लगता है। इसी के दौरान हॉरेस हमें एक तरीका बताते हैं कि किस तरह से ऐसे डॉग्स को शांत किया जा सकता है। बेसिकली उनका नाम बुला के, जो कि बोलते हैं शेरी, और उनसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके आप किसी भी डॉग को शांत कर सकते हैं। तो बोलते हैं शेरी काम डाउन, और हॉर्स जो डॉग होता है वो शांत हो जाता है। ओके, जब ऐसा होता है तो वो आगे जाते हैं उस कमरे में जहाँ पर उन्होंने बताया था कि पेंटिंग के पीछे सेफ है। और वहाँ जाने के बाद वो सबसे पहले तो क्या नाम है पेंटिंग की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं बुक्स को कलेक्ट करना छोड़ के पेंटिंग्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूँ। तो वो सोचते हैं नहीं, इससे क्या होगा, उनके पूरे घर में पेंटिंग ही पेंटिंग हो जाएगी और कुछ भी रखने की जगह नहीं बचेगी। फिर वो आगे जाके उस फ्लावर के वेस को वॉस को देखते हैं जो टेबल पे रखा होता है। वहाँ पर से वो फ्लावर को उठाते हैं और वो उसकी महक लेने की कोशिश करते हैं। जब महक लेने की कोशिश करते हैं तो उनको छींक आती है। फिर बोलते हैं कि पता नहीं ये लोग अपने घर में इतना सब कुछ अपने घर में, वो सोचने लगते हैं कि लोग इतनी डिटेल्स मैगजीन्स को क्यों बता देते हैं, ऐसे तो चोरी कभी भी हो सकती है। फिर वो क्या करते हैं, मुझे क्या। जब ऐसा होता है तो वो जाते हैं, जैसे ही पेंटिंग के पास उनको और छींक आने लगती है, और छींक आने लगती है। जब इतनी ज़्यादा छींक आती है तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि क्या है ये, तुम्हें कोल्ड है कि हे फीवर है। तो वो जवाब देते हैं कि हे फीवर है। तो बोलते हैं कि मुझे लगता है ना, अगर तुम इस पर ज़्यादा ध्यान दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें छींकें कब आती हैं और किस पर्टिकुलर फ्लावर से आती है। तो इतने में वो नोटिस करते हैं ये इंसान बोल कौन रहा है। और जब वो पीछे देखते हैं तो एक काफ़ी अट्रैक्टिव सी वुमेन खड़ी होती है। वही डॉग यानी शेरी बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा होता है मतलब उस वुमेन को। और वो उन्हें मिस्टर हॉरेस समझते हैं कि ये इस घर की मालकिन है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पर चोरी करने आए थे। तो मिस्टर हॉरेस सोचते हैं कि अगर मैं इसको डर के जवाब दूँ तो ये शायद और भी ज़्यादा अनफ्राइटेंड हो जाएगी, अगर मैं इसको इनोसेंटली जवाब दूंगा तो शायद मुझे जाने देगी। तो वो उसे बोलते कि नहीं नहीं, मैं जा रहा था, मुझे लगा इधर कोई है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हीं लोगों को लूटता हूँ जो मुझे लगता है बहुत अमीर है, ताकि मैं बुक्स खरीद सकूँ, समाज को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने में क्या होता है, वो वुमेन थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा के रहूँगी, क्योंकि समाज में तुम जैसे लोगों का रहना बहुत बड़ा अभिशाप है, ऐसे लोग दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो वो गिर के गिड़गिड़ाने लगते हैं कि नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना प्लीज़, क्योंकि मुझसे तो खतरा किसी को है ही नहीं, मैं तो उन्हीं को लूटता हूँ जिनके पास पैसे होते हैं, और उन पैसों से भी मैं बुक्स खरीदता हूँ, इसमें गलत क्या है। तो ऐसे बोलते बोलते वो क्या करते हैं, अपने हाथ में जो उन्होंने ग्लव्स पहने थे ताकि किसी भी चीज़ पे उनके फिंगरप्रिंट्स ना आए, वो उतार के फेंक देते हैं। फिर क्या होता है, वो औरत अपने पर्स से एक सिगरेट निकालती है और उसे अपने मतलब मुंह में डालती है। तो वो भी मिस्टर हॉरेस क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकालते हैं और उसे जलाने लगते हैं। जब जलाने लगते हैं तो वो औरत कहती है कि मैं भी क्या नाम है यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर पहुँचना तो था, पर मैं जल्दी पहुँच गई यहाँ पर। मेरे पति लंदन में है और उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि मैं अपने गहनों को बैंक में डिपॉजिट करवा दूँ, बट मैंने उस टाइम पे सुना नहीं था। पर अब मैं आ गई हूँ और मुझे ये गहने चाहिए क्योंकि मुझे अभी रात को मतलब इवेंट है, वहाँ पर पहनना है। तो इतने में क्या होता है, हॉरेस बोलता है नहीं नहीं मैं सब कुछ समझ गया हूँ, आप इसका लॉक भूल गई हैं, मैं इसे तोड़ दूंगा। तो बोलते तोड़ दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे ठीक करवा लूँगी जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे, बट तुम्हें ये करना पड़ेगा अगर चाहते हो कि तुम छूट जाओ यहाँ से, मैं पुलिस को ना बुलाऊँ। तो हॉरेस क्या करते हैं, वो सेफ तोड़ देते हैं और तोड़ के वो गहने निकाल के इस लड़की को दे देते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। जब अपने घर जाते हैं तो सोचने लगते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या। और जब ऐसा सोच रहे होते हैं इतने में पुलिस आती है और पुलिस आके इनको ले जाती है जेल। जब ये जेल जाते हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि नहीं, एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी वुमेन आई थी और वो अराउंड 60 की थी और उसने मुझे कहा कि मतलब मुझे लगा वो मालकिन है तो मैंने उसको दे दिया क्या नाम है पैसे। तो वो ये बोलते हैं कि अच्छा ये कहानी तुम मेडअप कर रहे हो, तुमने मेडअप करी है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें जेल में डालते हैं। तो आपको समझ में आया ना, एक्चुअल में वो औरत चोर थी और उसने हॉरेस के साथ एक बहुत बड़ी ट्रिक प्ले करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हॉरेस जेल चले जाते हैं और वो बच जाती है। इसी के साथ हमारी ये कहानी भी खत्म होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है
फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि बुक का भी नाम है। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है H.G. वेल्स के द्वारा, और ये काफ़ी फेमस नॉवल भी है, इनविजिबल मैन, उसी पे बेस्ड है। तो बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है ग्रिफिन। ग्रिफिन साइंटिस्ट तो बहुत अच्छा होता है, बट साथ ही साथ वो साइको होता है, यानी वो ऑब्सेसिव होता है। वो इतना ऑब्सेसिवली अपने साइंटिफिक रिसर्च के पीछे पड़ा होता है कि उसका लैंडलॉर्ड जो होता है वो उससे काफ़ी परेशान होता है। उसे लगता है पता नहीं क्या करता रहता है दिन भर, पता नहीं एक दिन मेरे घर के साथ क्या कर दे। तो ग्रिफिन अपनी लेबोरेटरी में एक ऐसा साइंटिफिक फॉर्मूला खोज निकालता है जिसके थ्रू वो एक ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कर सकता है, यानी गायब कर सकता है। तो क्या होता है, वो अपने आप को गायब कर लेता है, और आउट ऑफ गुस्सा यानी आउट ऑफ एंगर वो क्या करता है, अपने लैंडलॉर्ड का घर ही जला देता है, क्योंकि वो बदला लेना चाहता है। वो अच्छा इंसान नहीं होता, ठीक है, उसके पास टैलेंट तो ज़रूर होता है, बट वो उस टैलेंट को गंदी चीज़ें करने में इस्तेमाल करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब ग्रिफिन इनविजिबल हो गया होता है तो वो कोई भी कपड़े नहीं पहन सकता, क्योंकि अगर वो कपड़े पहनेगा तो उसे इंसानों को दिखने लगेगा, क्योंकि उसकी बॉडी तो नहीं दिख रही है बट उसके कपड़े दिखेंगे। ओके, तो वो बिना कपड़ों के बाहर लंदन की सड़कों पे घूम रहा होता है, जहाँ पर एक्सेसिव ठंडी पड़ रही होती है। उसका पैर कीचड़ में उसका पैर चला जाता है, तो उसके पैर के फुटप्रिंट्स बनने लगते हैं। जब फुटप्रिंट्स बनते हैं तो दो बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं, और वो भाग के एक शॉप पे पहुँचते हैं जहाँ का ओनर उस शॉप को बंद कर रहा होता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो अंदर चला जाता है। जब वो वहाँ अंदर जाता है तो सबसे पहले जितने भी गर्म कपड़े होते हैं वो पहनता है, और गर्म कपड़े पहनने के बाद उसको थोड़ी दूर पे दिखता है कि खाने का सामान भी रखा हुआ है, तो वो मीट, ड्रिंक, स्वीट्स जो उसको मिलता है सब खा लेता है। खाने के बाद वो वहीं पर आराम करने लगता है। उसे लगता है कि वो सुबह जल्दी उठ जाएगा और जल्दी उठ के यहाँ से चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। जब वो वहाँ सो जाता है, आराम करने लगता है, तो काफ़ी देर हो जाती है, और शॉप का ओनर भी अंदर आ जाता है, और साथ ही साथ उसके दो असिस्टेंट। जब ऐसा आता है तो उसकी आँख खुलती है और देखता है कि दो लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ भागता है और अपने कपड़ों को उतार के फेंक देता है, और फेंकने के बाद भाग जाता है। जब वो वहाँ से भाग जाता है तो बेसिकली क्या किया होता है, तो वो एक और शॉप के अंदर जाता है, और वहाँ जाके उस इंसान का कुछ पैसे चुरा लेता है। उस पैसों को चुराने के बाद वो शहर में ही रहता, वो गांव की तरफ चला जाता है, जिस गांव का नाम होता है इपिंग। उस इपिंग गांव में जाके वो एक लॉज टाइप की लॉज मतलब कह सकते हैं, वहाँ पर जाके ठहरता है, जहाँ की जो ओनर होती है उनका नाम होता है मिसेस हॉल। मिसेस हॉल बेसिकली क्या होता है, उनको शुरू से ही इसका ग्रिफिन का जो बिहेवियर होता है वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा एंक्शियस रहती है कि इसका बिहेवियर कैसा है। वो हमेशा चाहती है कि इससे बात कर सके, इसीलिए वो हर बात पे उसकी लाइफ में इंटरफेयर करती है, कमरे में जाने के बहाने ढूंढती है, उसको खाना देने के बहाने ढूंढती है, पर हर बार क्या करता है, जो ग्रिफिन है उनको इग्नोर करता है। हमेशा पैसे टाइम पे दे देता है, पर उससे ज़्यादा उनसे बात नहीं करता। एक दिन तो इतना होता है कि ग्रिफिन उनको डांट के बोलता है कि क्यों आप मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करती हैं। मेरी लाइफ में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा चेहरा जल चुका है। ना आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, प्लीज़ मैं यहाँ पर अकेले रहने आया हूँ, मुझे प्लीज़ एकांत दे दीजिए, यानी सॉलिट्यूड दे दीजिए, ताकि मैं अपने साथ अकेले रह सकूँ। जब ऐसा होता है तो फिर मिसेस हॉल जो होती हैं वो थोड़े दिनों के लिए इनका पीछा नहीं करती। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके ग्रिफिन के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो मिसेस हॉल जब उनसे पैसे मांगती हैं उनके स्टे के, तो ग्रिफिन कहता है कि मेरा चेक आने वाला है, प्लीज़ आप मुझे कुछ टाइम दे। तो वो मान जाती है। इतने में क्या होता है, जो गांव के पुजारी होते हैं यानी प्रीस्ट होते हैं, उनके घर पे विकर जिनको कहा जाता है, उनके घर पे कुछ पैसे रखे होते हैं। तो एक दिन वो और उनकी पत्नी सुबह सुबह उठते हैं, उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनको लगता है कि घर में कोई घुस आया है। जब वो बाहर की तरफ अपने कैंडल जला के जाते हैं हॉल में जहाँ पर उनका सेफ़ होता है, तो देखते हैं कि सेफ़ खुली हुई है, पैसे निकले हुए हैं, पर वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, और वो ग्रिफिन वहाँ से रवाना हो जाता है। बट जब यही बात जो प्रीस्ट होता है मिस्टर विकर, वो जाके मिसेस हॉल को बताने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर मिसेस हॉल के साथ हुई ट्रेजेडी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब मिसेस हॉल के साथ क्या हुआ है, मिसेस हॉल जिस दिन इनके यहाँ पर रॉबरी हुई, मतलब प्रीस्ट के यहाँ रॉबरी हुई, उसी दिन सुबह सुबह क्या हुआ, मिसेस हॉल उनके पति जल्दी जग गए थे, वो देखते हैं कि उनके घर में जो ग्रिफिन का कमरा है वो खुला हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता था, क्योंकि ग्रिफिन हमेशा अपना कमरा लॉक करके रखता था। तो वो कमरे को खोलती हैं और अंदर जाके देखती हैं कि बेड जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है। बेड ठंडा होने का मतलब ये होता है कि बहुत देर पहले ही ग्रिफिन जाग चुका है और बाहर जा चुका है। उसी बेड पे उनकी क्या नाम है पट्टी पड़ी होती है, चश्मा यानी गॉगल्स जो वो पहनता है वो पड़ी होती है, कैप पड़ी होती है।
जब वो नोटिस कर रही होती है, इतने में क्या होता है, मिसेस हॉल को लगता है कि उनके कान के पास किसी ने सांस ली। जब वो मुड़ती हैं तो एकदम से वो कैप उठती है और उनके मुंह पर जाके लगती है। जब उनके मुंह पर जाके लगती है तो सामने रखी चेयर भी ग्रिफिन उठाता है और उनको मारता है। इतनी तेज़ मारता है कि मिसेस हॉल बाहर जाके गिर जाती है और उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे मिसेस हॉल का जो शक था वो वापस से आने लगता है कि जो ग्रिफिन है थोड़ा अजीब है। और पर उनको पहले ये लगता है कि नहीं, उनका घर जो है पजेस्ड है, यहाँ पर भूत प्रेत चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। और उनको रोने भी आने लगता है कि वो जो चेयर थी वो उनकी मदर की चेयर थी, उनकी मदर की चेयर ही उनकी जान की दुश्मन बनी हुई है। तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं। बट उसी दिन ग्रिफिन एक गलती करता है। गलती ये करता है कि वो पैसे ले आके वो रिसेप्शनिस्ट को देता है। तो मिसेस हॉल को लगता है इसके पास पैसे कहाँ से आ गए, और सारे के सारे गांव वालों का शक जो है वो मतलब सच में बदल जाता है कि हाँ, ग्रिफिन ही चोर है। तो जब इस ग्रिफिन को ये लोग पकड़ने लगते हैं तो ग्रिफिन सबको बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम जानते नहीं हो मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे बोलते बोलते वो अपनी पट्टी खोलना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो गाँव वाले, गाँव के जो हवलदार होते हैं मिस्टर जैफर्स, उनको बुलाते हैं। मिस्टर जैफर के पास एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है कि ग्रिफिन को गिरफ्तार किया जाए। तो वो पहले तो उनको डर लगता है कि ये तो इनविजिबल मैन है, पर वो सोचते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मेरे पास ऑर्डर है कि इसे गिरफ्तार किया जाए तो इसे गिरफ्तार किया जाएगा। वो उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं। जब झपट्टा मारते हैं तो इन्हें यहाँ मुक्का लगता है, किसी और को कहीं लात पड़ती है। ऐसे करते करते सारे के सारे गांव वाले पिटते रहते हैं, इतनी उनको मार पड़ती है, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। बट लास्टली मार पड़ते 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 ग्रिफिन उनकी गिरफ्त से छूट जाता है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब मैं सोच रही हूँ कि जो आखिर वाली स्टोरी है वो काफ़ी बड़ी है, तो उसे पहले करवा देना चाहिए। तो हमारी लास्ट स्टोरी का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये जो कहानी है वो लिखी गई है क्लेयर के द्वारा। बेसिकली ये जो कहानी है काफ़ी रोमांचक है। इसे आप सुनेंगे, पढ़ने में तो बहुत लेंदी है, पर अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। ये कहानी है मार्शियंस के द्वारा, और किस तरह से एक बहुत बड़ा हमला जो मार्शियंस के द्वारा पृथ्वी पे किया जाना था वो हटा दिया गया था, उससे हमें सेव कर दिया गया था एक बुक के द्वारा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या हुआ। ये जो कहानी स्टार्ट होती है बेसिकली एक हिस्टोरियन के साथ स्टार्ट होती है, जो कि एक कमरे में बैठी हुई हैं। उनके सामने एक टेबल है और टेबल पे एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है, और वो प्रोजेक्टर कहानी ऑडियंस को दिखा रहा है। ये जो समय है वो है 25वीं सदी का, यानी 25th सेंचुरी का। और इस सदी में रह के वो लोगों को 20वीं सदी की कहानी सुना रही हैं। 20वीं सदी यानी कौन से साल की, 2040 की कहानी सुना रही हैं। ओके, तो जब वो प्रोजेक्ट करने जाती हैं तो सबसे पहले बोलती हैं, ऑडियंस को एड्रेस करती हैं और बोलती हैं कि आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ जिसने हमारी अर्थ पे, जो कि एक बहुत बड़ा हमला होने वाला था मार्शियंस के द्वारा, उससे हमारी अर्थ को सेव कर दिया था। ओके, तो क्या होता है, ये कहानी रोल ओवर करती है प्रोजेक्टर की तरफ, और प्रोजेक्टर में एक हमटी डमटी की तरह दिखने वाला, अंडे की शक्ल, अंडे के आकार वाला एक छोटा सा मार्शियन आगे आता है, जिसका नाम है द ग्रेट थिंक टैंक। ठीक है, ये जो ग्रेट थिंक टैंक है बेसिकली ये मार्स का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, या फिर कह सकते हैं वो अपने आप को मानता है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। इसलिए वो अपने आप को एड्रेस भी उसी तरह से करवाता है कि जब भी मुझे पुकारा जाए तो मुझे माइटी और ग्रेट कहा जाए। इनका जो असिस्टेंट है बेसिकली द अप्रेंटिस, जो इनके अप्रेंटिस मतलब वो होता है जो किसी के अंडर काम करते हैं, उसका नाम है नूडल। तो नूडल जो होता है, जब ये आने वाला होता है थिंक टैंक, तो उनका आने का ऐलान करता है, बोलता है कि महान, माइटी, ये सब बोल बोल के इनको बुला के लेके आता है। जब ये आते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, ये लोग ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि ये लोग धरती के ऊपर अटैक करने वाले हैं। पर इनका मानना ये है कि धरती एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही तुच्छा सा प्लैनेट है जिस पे अटैक करके ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट सिंस ये स्थापित करना है कि हम लोग ब्रह्मांड के सबसे बड़े जीव हैं तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या बोलते हैं, नूडल को बोलते हैं कि नूडल तुम हमारा जो प्रॉब है, हमारा बेसिकली जो मार्स स्पेस प्रॉब है, एक मिशन है, उससे आप कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करके बेसिकली पता करो कि क्या सिचुएशन चल रही है। अब उससे पहले ऑथर कैसे इस्टेब्लिश करती है कि ये बहुत ही घमंडी टाइप का है ये थिंक टैंक। क्या होता है, ये बोलता है नूडल को कि तुम क्या करो, सबसे पहले मेरी तरह सोचना स्टार्ट करो, मेरी तरह सोचोगे तब जाके तुम्हारा सर भी अंडे की तरह हो जाएगा और तुम भी ग्रेट थिंकर कहलाओगे। ठीक है, फिर बोलता है कि एक काम करो, मेरा आईना लेके आओ, आईने से मैं पूछ के बताऊंगी अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नूडल इसके पास आईना लेके जाता है, एक छोटा सा आईना, और उससे पूछता है कि बताओ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। तो आईने के पीछे से आवाज़ आती है कि आप। तो बहुत खुश हो जाता है, फिर बोलता है कि एक और बात बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो बताता है कि धरती पर अटैक करना चाहिए। तो बोलता है कि ठीक है,
नूडल को बोलता है कि तुम बेसिकली कांटेक्ट करो हमारे उन बेसिकली मार्शियन से जो धरती पे हैं। तो ये लोग धरती पे कांटेक्ट करते हैं और 3 मार्शियन से इनका कांटेक्ट होता है। एक का नाम होता है आपका कैप्टन ओमेगा, दूसरे का नाम होता है लेफ्टिनेंट आयोटा और तीसरे का नाम होता है सार्जेंट ओप। ठीक है, ये तीनों की दोनों सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में होते हैं और वहाँ पर बुक्स की छानबीन कर रहे होते हैं। ठीक, बुक्स को देखते देखते इनको कुछ समझ में नहीं आता है, बट जो थिंक टैंक होता है कंप्यूटर पे बोलता है कि अपने आप ही एड्रेस करता है कि कैप्टन ओमेगा, महान थिंक टैंक तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्या मिला। तो ओमेगा बोलता है कि हम एक इस तरह कहीं किसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर बहुत सारे ये अजीब से दिखने वाली चीज़ें हैं। तो क्या नाम है, वो जो कैप्टन ओमेगा होता है वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछता है कि तुम्हें क्या पता चला। तो आयोटा बोलता है कि मैंने 2000 ऐसी चीज़ों को स्कैन कर डाला है पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्या हैं। उसी जगह सार्जेंट ओप से पूछा जाता है तो वो बोलता है कि मैंने ऐसी 9 गैलेक्सी घूमी है पर आज तक ऐसी चीज़ नहीं देखी है। ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि आगे बढ़ता है तो ये जो हमारे ग्रेट थिंक टैंक है वो ये बोलते हैं कि मैंने इन लोगों को इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी देखा है, एक काम करो ज़रा उठा के एक बार इसको स्क्रीन के पास लेके जाओ। तो कैप्टन ओमेगा जो होता है वो उसे कैमरे के पास लेके जाता है और दिखाता है कि वो बेसिकली बुक होती है और बुक को दिखाता है। तो ग्रेट थिंक टैंक बोलता है मुझे पता है ये क्या है। वो बोलता है ये तो सैंडविच है, मैंने देखा है 2 ब्रेड लगे होते हैं उसके बीच में चीज़ें भरी होती है, ज़रा एक काम करो इसको खा के देखो। तो ओमेगा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, आयोटा खाएगा। आयोटा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, ओप खाएगा। और ओप को खाना पड़ता है, जब वो खाता है तो उसे खास पसंद नहीं आता। तो इतने में नूडल बोलता है सरकार मुझे लगता है कि ये खाने की चीज़ नहीं है, मैंने ये देखा है ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है धरतीवासियों के लिए, तो इसको बोलो कि वो अपने कान के पास लगाए। तो वो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलता ज़्यादा उड़ो मत। वो ऐसे बोलते हैं जैसे होता है नहीं कि तुम मुझसे छोटा है, इससे छोटी की तरह है। वो बोलते हैं ज़रा इसको अपने कान के पास लगाओ। तो कान के पास लगाते तो कुछ सुनाई देता नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि शायद ये लोग ऊंचा सुनते हैं, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो इतने में फिर नूडल बोलता है कि नहीं नूडल जो होता है ग्रेट थिंक टैंक का जो सेक्रेटरी होता है वो बोलता है कि नहीं मैंने इनको कान के पास लगाते हुए नहीं देखा, मैंने देखा इंसान इसको खोलते हैं और देखते रहते हैं। तो फिर से थिंक टैंक बोलता है ठीक है। तो बोलता है एक काम करो, थिंक टैंक उन तीनों से बोलता है इसे खोल के देखो। तो जब वो खोल के देखते हैं बोलते हैं इसके अंदर हज़ारों पिक्चर है, कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। तो जो थिंक टैंक बोलते हैं इन लोगों ने कोड्स लिख लिए हैं, यानी हम जितना इनको पिछड़ा हुआ समझ रहे थे उतने पिछड़े हैं नहीं, हमें इन कोड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि जो ओमेगा बोलता है हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो नूडल बोलता है हमारी जो साइंस की लेबोरेटरी है ना, उनने एक टैबलेट दी थी विटामिन की जिससे हम लोगों का दिमाग तेज हो जाएगा, इन तीनों को कहिए ये तीनों वो खा लेंगे। तो बोलता है ठीक है कहता हूँ। इन तीनों को बोलते हैं कि तुम वो खा लो, ये तीनों जैसे ही खाते हैं तो और दिमागदार हो जाते हैं। अब ये पढ़ सकते हैं कि बुक में क्या लिखा है। तो इतने में ओमेगा पढ़ के बताता है ग्रेट थिंक टैंक को कि बुक में क्या लिखा होता है। उस बुक का नाम होता है मदर गूज। अब मदर गूज की जो बुक होती है उसकी सबसे पहली पोएम्स की बुक होती है, पोम्स की। तो पोम सबसे पहली उसका वो एक पैराग्राफ मतलब एक पैरा पढ़ा जाता है। वो पैरा में लिखा होता है कि हे मदर मैरी, आपके गार्डन में ये जो कलियाँ उग रही हैं बेसिकली बेल्स लगी हुई हैं, मेटल के स्टैंड हैं और ये कलियाँ इतनी ब्यूटीफुली कैसे उग रही हैं। तो जब ये बात ग्रेट थिंक टैंक को बताई जाती है तो ग्रेट थिंक टैंक बोलते हैं अरे बाप रे, इन लोगों ने तो एग्रीकल्चर और माइनिंग एक साथ करने का जरिया ढूंढ लिया है। बेसिकली अब ये क्या कर सकते हैं, खेत में ही नए नए मेटल्स उगा सकते हैं, नए नए बम बारूद बना सकते हैं। एक काम करो दूसरा पैराग्राफ पढ़ के दिखाओ। तो वो दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं और दूसरे पैराग्राफ में लिखा होता है कि एक बिल्ली और एक भूरे कलर की गाय जो है वो चांद के ऊपर नाच रहे हैं और जो कुत्ता है वो हंस रहा है और थाली जो है चम्मच के साथ भाग गई। तो जैसे ही ग्रेट थिंक टैंक इस चीज़ को सुनता है तो बोलता है और डर जाता है, अरे यार इन लोगों ने क्या क्या सीख लिया है। बेसिकली इनको अब ये भी पता चल गया है, इन्होंने अपने जानवरों को म्यूज़िक कल्चर बता दिया है, इन्हें अपने जानवरों को हंसना सिखा दिया और इनके कुत्ते के पास भी ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर है और यहाँ पर जो इनके बर्तन है वो भी अपने आप अपनी लाइफ जीते हैं। तो वो बहुत डर गया। इन्हें बोला आगे पढ़ो। जब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या होता है, बेसिकली कहानी आती है हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड मैन कुडंट पुट बैक हम्टी डम्टी ऑन द वॉल। तो हम्टी डम्टी की जैसी शक्ल दिखाते हैं तो आपको पता ही है कि वो भी अंडे के आकार का था। और ग्रेट थिंक टैंक को लगता है कि अरे ये तो मैं हूँ, इनने तो ऑलरेडी मुझे मारने का प्लान कर दिया। तो वो बोलता है इवैक्यूएट, जल्दी वहाँ से निकलो। उन्हें बोलता है यहाँ से निकलो, हम यहीं से नहीं, ये धरतीवासी तो बहुत आगे, इन लोगों ने तो हम लोगों को मारने का प्लान बना लिया है। यहाँ से नहीं, हम मार्स से भी चले जाएंगे और इतना दूर चले जाएंगे, हम चले जाएंगे सीधा अल्फा सेंचुआरी, एक सितारा है ना उसके पास चले जाएंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वापस से चले जाते हैं अल्फा सेंचुआरी।
और वो कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो कुछ साल बाद जब ये वापस से यहाँ पर जो लड़की है जो कहानी बता रही है इसके पास आते हैं, तो बोलते हैं कि अब तो आप लोग जानते हैं कि हम जो कि 25वीं शताब्दी में हैं, हमने अपना रिलेशन मार्शियंस के साथ कितना अच्छा कर लिया है। यहाँ तक कि अब मार्शियन के जो नए थिंक टैंक है उनका नाम क्या है, नूडल। ये नूडल वही है जो अप्रेंटिस था, मतलब सेक्रेटरी था थिंक टैंक का। और हमने इनके साथ इतना अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश कर दिए कि हमने मार्स में एक नई कैपिटल सिटी, धरतीवासियों की तरह एक कैपिटल सिटी खोली है जहाँ पर एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में ये मार्शियंस बैठ के पढ़ते हैं। हमने इन लोगों को ये भी बता दिया कि एक बुक के और सैंडविच के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसे खाया नहीं जाता। पर आज भी क्या है, ये जो मार्शियंस है एक बुक को नहीं छूते, और उस बुक का नाम क्या है, द मदर गूज। तो इस तरह से कहानी ख़त्म होती है और बोलते हैं कि किस तरह से एक नर्सरी राइम्स की बुक ने धरती पर अटैक होने से बचवा लिया था। इस तरह से हम एंड पे आते हैं अपने इस चैप्टर के। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कहने के लिए तो बहुत लेंथी चैप्टर है, पढ़ते पढ़ते नींद आ सकती है, बट मैं आपके लिए इसको सिंप्लीफाई कर दूंगी। तो ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन के द्वारा। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली हमारे वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट के बारे में है जिनका नाम है रिचर्ड ए ब्राइट्स। ठीक है, रिचर्ड ए ब्राइट्स जो है एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट है जो कि फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ मॉलिकुलर केमिस्ट्री के भी प्रोफेसर हैं वहाँ पर। तो इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक साइंटिस्ट बनते हैं। तो इनकी कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि ये अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे होते हैं। इनका जन्म रीडिंग नाम के शहर में होता है जो कि पेंसिल्वेनिया यूएसए में पड़ता है। वहाँ पर सिंस ये लौते होते हैं तो इनके पास ज़्यादा कोई कंपेनियन होता नहीं कोई भी गेम खेलने के लिए। कहने के लिए रीडिंग जो शहर था वहाँ का फेवरेट गेम था फुटबॉल एंड क्रिकेट, बट इनके साथ तो कोई होता नहीं, इसलिए अलग तरह की हॉबीज़ अपना लेते हैं। इनकी हॉबीज़ थी फॉसिल कलेक्शन, स्टोन कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, बटरफ्लाई कलेक्शन। तो इन्होंने क्या किया था, सेकंड क्लास में होते हुए इन्होंने अराउंड 25 टाइप्स की बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया था। ओके, 25 टाइप की बटरफ्लाइज को कलेक्ट तो किया था, बट क्या हुआ कि कलेक्शन के बाद इनका जो इंटरेस्ट था इस तरह की हॉबी से हटता जा रहा था। तो इनकी मदर ने इनको एक बुक ला के दी जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई। तो ये जो मोनार्क एक तरह की बटरफ्लाई होती है, आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर की होती है, ब्लैक कलर के पैटर्न्स बने होते हैं। इनके बारे में बताया गया था कि किस तरह से सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करती है। फिर 3rd स्टैंडर्ड में जाके इनके पिता की मौत हो जाती है, और तब से इनकी मदर ही इनकी कांस्टेंट कंपेनियन बन जाती है। जो इनकी मदर होती है वो इनको एकदम फ्रीली इनका नर्चरेशन करती है, और इस तरह से इनको पालती है ताकि इनको कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। कैसे, वो हमेशा इनके फ्रेंड्स को इनवाइट करती रहती है कि जो कि आके इनके साथ टाइम स्पेंड करे, हमेशा इनसे क्वेश्चंस पूछती है, हमेशा इनको नई हॉबीज़ की तरफ प्रेरित करती है। और अगर उन हॉबीज़ में कोई इनको सामान की ज़रूरत पड़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक कैमरा, बाइनोक्यूलर्स, टेलीस्कोप, ऐसा कोई भी सामान इनको सब ला के देती है। ओके, तो इनकी माँ के द्वारा दी गई बुक में जो ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई था उसमें इन्होंने इनको कंप्लीट कर लिया सेकंड में ही। और उस बुक के एंड में लिखा हुआ था कि अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप मोनार्क बटरफ्लाइज को पकड़े, उन पर टैग लगाएं, और टैग लगाने के बाद उनको छोड़ दें ताकि वो हमारे पास आ जाए। कहाँ पर, कनाडा में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ताकि वहाँ पर जो प्रोफेसर हैं फ्रेडरिक यूखार्ट, वो इस पर रिसर्च कर सके। तो इनका इंटरेस्ट एकदम से जाग गया और इन्होंने क्या किया, मोनार्क बटरफ्लाइज को कैच करना स्टार्ट किया और उसके ऊपर अपना टैग लगाना स्टार्ट किया। बट इसमें एक दिक्कत थी। इसमें दिक्कत ये थी कि मोनार्क बटरफ्लाइज का मिलना बहुत ही मुश्किल था। वो समर्स के आखिरी 6 महीने में ही मिलती थी और उनका मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए इन्होंने एक आइडिया लगाया। इन्होंने एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा और इन्होंने अपने घर में ही उसको बेसमेंट में उसको ब्रीड करवाना स्टार्ट किया। उसको इस तरह से ब्रीड करवाया कि देखते ही देखते सालों में उनके यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाई हो गई जो कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पे थी। कोई प्यूपा स्टेज पे थी तो कोई कुकून स्टेज पे थी। अब इनने क्या करना स्टार्ट किया, उन बटरफ्लाई पर टैग लगा के उनको भेजना स्टार्ट किया। इन्होंने हज़ारों ही बटरफ्लाइज को भेज दिया होगा। बट कुछ साल बाद जाके इनके पास लेटर आता है प्रोफेसर फ्रेडरिक की तरफ से, जिसमें कहा जाता है कि ओनली 2 बटरफ्लाइज उनके पास पहुंची और वो भी इनके घर से सिर्फ और सिर्फ 75 माइल्स ही उड़ पाई थी। उसी के बाद कैच कर ली गई थी, इसलिए उनके ऊपर कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता। इसी की वजह से ये डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं
और डिसइंटरेस्टेड होने के बाद इनकी लाइफ थोड़ी आगे बढ़ती है। जब लाइफ आगे बढ़ती है तो ये क्लास 7th में एक कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, जो कि काउंटी फेयर एक साइंटिफिक कंपटीशन होता है जहाँ पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स दिखाने होते हैं। तो वहाँ पर ये सिंपल से क्या करते हैं, एक स्लाइड पे फ्रॉक की सेल्स को रखते हैं और वो दिखाते हैं। सिंस ये कोई ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा नया एक्सपेरिमेंट होता नहीं तो इनको कोई प्राइज़ नहीं मिलता। तो ये थोड़े डिसहार्टेंड हो जाते हैं और प्रोफेसर युखार्ट को एक ईमेल लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, जिसमें पूछते हैं कि आप मुझे आइडिया दीजिए कि मैं किस तरह का एक्सपेरिमेंट करूं ताकि मुझे यहाँ पर जीतने में थोड़ी मदद मिल सके। तो युखार्ट इनको आइडिया देते हैं और देखने के बाद ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स या बायोलॉजी यानी एटमोलॉजी पे काम करने लगते हैं। पहले ये क्या करते हैं, पहले सबसे पहले बटरफ्लाइज को मतलब उस टाइम पे एक मिथ हुआ करती थी कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है और जो हमारी वायसरॉय बटरफ्लाई है, देखने में दोनों ही सिमिलर लगती है। तो जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं होती, इसलिए जो बर्ड्स होती है उनको खाती नहीं है। इसी की वजह से जो वायसरॉय बटरफ्लाइज होती है वो उनको कॉपी करती है ताकि उनको भी कोई ना खाए। तो उस पर क्या किया, इन्हें रिसर्च करना स्टार्ट किया, रिसर्च किया और धीरे धीरे इनको पता चला। इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि होता होगा कि वायसरॉय बटरफ्लाई जो है मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक स्टार्लिंग नाम की बर्ड होती है, वो सारी हैवी बटरफ्लाइज को खाती है, जिसमें मोनार्क बटरफ्लाई भी आती है। तो जब वो बर्ड उसको खा ही रही है तो इसका कॉपी करने का कोई मतलब बनता नहीं है। मे बी कोई और रीज़न होगा, बट ये रीज़न नहीं हो सकता। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये लोग ये आगे थोड़ा और एक्सपेरिमेंट जारी रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले ये नोटिस करते हैं, इन्होंने देखा कि जो बटरफ्लाइज हैं वो प्यूपा स्टेज में मर जाती हैं। एक डिजीज़ होता है, बीटल नाम का डिजीज़, डेडली डिजीज़ होता है, उसकी वजह से। तो ये फिर से काउंटी फेयर एग्जीबिशन में पार्ट लेते हैं और वहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि अगर वो प्यूपा स्टेज पे बीटल्स को इंट्रोड्यूस करे तो उसकी वजह से ये मर जाते हैं, जिसकी वजह से इनको प्राइज़ मिलता है, फर्स्ट प्राइज़ इन जियोलॉजी एंड थर्ड प्राइज़ इन ओवरऑल कॉम्पिटिशन। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, क्लास 9th में ये क्या करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, बेसिकली ये बताते हैं क्या नाम है कि जो बटरफ्लाइज है, बटरफ्लाइज के जो प्यूपा होते हैं उनके अराउंड एक गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं। लोगों से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि ये डिज़ाइन होता है, बट एक्चुअली में वो डिज़ाइन नहीं होते, वो स्पॉट्स हार्मोन सीक्रेट करने में मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से बटरफ्लाइज पूरी तरह से डेवलप हो पाती हैं। वो इस चीज़ को फिर से काउंटी फेयर एग्जीबिशन में प्रूव करते हैं और इनकी वजह से इनको फिर से प्राइज़ मिलता है और इस तरह से ये एंटर करते हैं यूनिवर्सिटी में। जब ये जहाँ पर यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं तो ये अपनी एग्रीकल्चर एंड एटमोलॉजिकल रिसर्च पे अपनी जो काम है उसको जारी रखते हैं। और जारी रखने के बाद ये क्या करते हैं, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इनको क्या मिलता है, ये बटरफ्लाई जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है उसके विंग्स से पहले एक सेल डेवलप करते हैं और उस सेल की मदद से एक ओरिजिनल, एक पूरी की पूरी बटरफ्लाई डेवलप कर देते हैं, जो कि इनको वर्ल्ड वाइड फेम एंड रिकग्निशन दिलवाता है। और इस रिसर्च के बारे में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में भी छपता है। जाने अनजाने में इन्होंने सेल थ्योरी पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। आपकी साइंस की बुक में एक चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेसेस, इन्होंने उन प्रोसेसेस कि पीछे क्या कारण है, डीएनए का क्या फंक्शनिंग होता है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है इंसेक्ट के डीएनए का, वो सब निकाल के दे दिया था। अब थोड़ा और टाइम बढ़ता है और ये अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलके सेल बायोलॉजी पे काम करने लगते हैं। सेल बायोलॉजी पे जो काम करते हैं उस काम को क्या नाम है, द प्रोसीडिंग्स ऑफ साइंस वर्ल्ड ऐसे नाम के किसी आर्टिकल में छापा जाता है और छापने के बाद ये वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट बन जाते हैं। इस तरह से इनकी कहानी ख़त्म होती है। बट इस कहानी में ये भी बताया गया है कि बचपन से ही इनको एक्सपेरिमेंटेशन इन एटमोलॉजी विच इज़ द साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, उसमें इंटरेस्ट तो था ही, साथ इनको डिबेट करने में बहुत इंटरेस्ट था। तो ये क्या करते थे, इनके एक प्रोफेसर बताते हैं कि बचपन मुझे बहुत ही ज़्यादा अस्टोनिशमेंट होता था, मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रहता था कि बच्चा सुबह सुबह एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम निकालने के साथ साथ रात को 2-4 घंटे निकाल लेता है डिबेट करने के लिए। इनको नेचर के साथ रहना बहुत पसंद था, ये बहुत ही खुश मिजाज लड़के हुआ करते थे। ये सारी खूबियाँ बताते हुए इस चैप्टर को यहीं पर एंड कर दिया जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है द नेकलेस। द नेकलेस जो है उसके ऑथर है गाय डी मॉपसेंट। ये जो चैप्टर है वो बेसिकली दिखाता है कि किस तरह से एक इंसान की ग्रीड उसको एक बहुत ही नेगेटिव एंड पे लाके छोड़ सकती है। तो ये कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है मटिल्डा जो कि बहुत ही खूबसूरत लड़की है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, बट उसके साथ बदकिस्मती यही होती है कि वो एक गरीब घर में पैदा होती है जहाँ पर हालत बहुत ही ख़राब होती है। वो अपनी पूरी लाइफ, वो अपनी पूरी जवानी इस होप में बिता देती है कि हाँ एक दिन उसकी भी लाइफ बेहतर हो जाएगी और वो भी अमीर
हीरो की तरह जीने लगेगी। देखते ही देखते वो बड़ी हो जाती है और उसकी शादी करवा दी जाती है लॉइजल नाम के इंसान के साथ, जो कि एक गवर्नमेंट क्लर्क होता है। जब लॉइजल के साथ उसकी शादी होती है तो लॉइजल तो काफ़ी खुश रहता है उसकी अपनी लाइफ में, बट मटिल्डा जो है वो हमेशा डे ड्रीमिंग करती है कि किस तरह से उसको अच्छी और चीज़ें मिल सकती थी, उसके पास अच्छे कपड़े हो सकते थे, अच्छा खाना हो सकता था। इसका एक एग्जाम्पल देते हुए, एक बार क्या होता है कि मटिल्डा जब उसके सामने खाना सर्व करती है, यानी अपने पति के सामने खाना सर्व करती है लॉइजल के सामने, तो लॉइजल तो खाने को देख के बोलता है वाह क्या डिश है, बट मटिल्डा ये सोच रही होती है कि मुझे ये डिश जो है वो चांदी के बर्तनों में मिल सकती थी और मेरी किस्मत और भी अच्छी हो सकती थी। फिर क्या होता है, मटिल्डा की एक फ्रेंड होती है जीन, जिसको इस चैप्टर में मिसेस फॉरेस्टियर के नाम से भी पुकारा गया है। मटिल्डा अपनी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती थी। क्यों? क्योंकि जो जीन थी यानी मिसेस फॉरेस्टियर थी वो काफ़ी रिच थी, और मटिल्डा जब भी उनके घर से अपने घर वापस लौटती थी तो उनको खुशी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वापस से एक ऐसी रियलिटी से उनको वापस आना पड़ रहा था जिसमें वो वापस आना नहीं चाहती थी। तो फिर क्या हुआ, एक दिन क्या होता है, लॉइजल एक वाइट कलर का एनवेलप अपने घर पे लेके आता है और अपनी वाइफ को दे देता है। वो मटिल्डा उस एनवेलप को खोलती है और उसके अंदर से एक इनविटेशन निकलता है। उसमें लिखा होता है कि मिनिस्टर के घर पे उनको इनवाइट किया गया है फॉर अ बॉल। तो वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद बोलती हैं कि ये उसे फेंक देती हैं। तो उनके पति लॉइजल पूछते हैं कि तुमने इसे फेंका क्यों, तुम काफ़ी समय से बाहर नहीं गई हो, मुझे लगा ये नाइस चेंज होगा तुम्हारे लिए। तो वो ये कहती है कि मेरे पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं है। फिर वो बहुत फूट फूट के रोने लगती हैं। तो लॉइजल इस चीज़ को देखते हुए थोड़े नरम दिल के पिघल जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम्हारी नई ड्रेस बनवाने के लिए। तो वो ये बोलती है कि अराउंड 4,000 फ्रैंक्स लगेंगे। अब 4,000 ऐसा अमाउंट था जो लॉइजल के पास था तो, बट उन्होंने उस पैसे को इसलिए बचाया था ताकि वो एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पे जा सके गन खरीदने के लिए। ओके, तो फिर ऐसा हुआ, बट लॉइजल अपनी उस चाहत को भी मार देते हैं और वो पैसा मटिल्डा को लाके दे देते हैं कि लो और तुम इसका ड्रेस खरीद लेना। मटिल्डा ड्रेस तो खरीद लेती हैं और उसके अच्छे अच्छे कपड़े भी बनने वाले होते हैं, पर फिर भी वो खुश नहीं होती। उनके पति उनसे जाके पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम इतने दिनों से क्यों परेशान हो। तो मटिल्डा फिर रोते हुए बोलती है कि मेरे पास पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। तो वो इसको देखते हुए बोलती है कि तुम्हें, वो थोड़े परेशान हो जाते हैं लॉइजल, और वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड जीन के पास से जाके मांग लो। तो मटिल्डा बोलती है अरे मुझे क्यों ये आइडिया नहीं आया। तो वो भाग के अपनी फ्रेंड जीन के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ज्वेलरी है क्या। तो जीन उनके सामने अपनी सारी ज्वेलरी रखती है। मटिल्डा एक एक करके उनको ट्राई करती है, बट उन्हें कोई पसंद नहीं आती। फाइनली वो जीन से बोलती है कि तुम्हारे पास कोई और ज्वेलरी है। तो जीन एक ब्लैक कलर का बॉक्स बाहर निकाल के लेके आती है जिसके अंदर एक डायमंड सेट होता है। और जैसे ही मटिल्डा उसको देखती हैं तो उनको देख के लगता है कि यार दैट्स इट, मुझे यही चाहिए। वो उसे लेती हैं और घर चली जाती हैं। मटिल्डा फिर अपनी ज्वेलरी पहनती है, ड्रेस पुट ऑन करती है और वो दुनिया की सब मतलब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। यहाँ तक कि जिस पार्टी में वो जाती है वहाँ पर लॉइजल के जितने भी फ्रेंड होते हैं वो सारे के सारे मटिल्डा की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मटिल्डा डांस करती हैं, इंजॉय करती हैं, मतलब वो उनकी लाइफ की तब तक की सबसे बेस्ट नाइट थी। पर जैसे ही पार्टी ख़त्म होने वाली होती है तो लॉइजल उनको एक ब्लैंकेट देते हैं ओढ़ने के लिए ताकि उनको ठंड ना लग जाए। बट सिंस ब्लैंकेट बहुत फटा पुराना होता है तो मटिल्डा क्या करती है, सबसे नज़र बचा के बाहर की तरफ भागने लगती है ताकि कोई और लेडी उनको देख ना पाए, उनकी बेइज्जती ना हो। लॉइजल उनको रोकने की कोशिश करती है कि रुक जाओ, मैं कैब बुला रहा हूँ, पर वो मानती नहीं है। भाग के जब वो स्ट्रीट पे पहुँचती है तो वहाँ पर रुक जाती हैं और उनको कोई गाड़ी नहीं मिलती। वो लोग आगे चल रहे होते हैं, चलने के बाद क्या होता है, उनको थोड़ी देर पे कैब्स मिलती हैं। ऐसी कैब्स रात को ही चलती है पेरिस में, तो दोनों के दोनों उसमें बैठ जाते हैं और वो ड्राइवर उनको सही सलामत उनके घर पे पहुंचा देता है। जब वो घर पे पहुंचती हैं और वो दोनों अपने कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहनने लगते हैं तो इतने में मटिल्डा नोटिस करती हैं कि उनके गले में वो सेट है ही नहीं, और वो अलार्म हो जाती है, शॉक हो जाती हैं। यहाँ तक कि वो चिल्लाती है, अपने पति को बुलाती है और पति जो होता है वो बोलता है कि क्या हो गया। तो वो बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वो बाहर निकल के ढूंढने लगते हैं। जब वो बाहर निकल के ढूंढते हैं तो बाहर से वापस आते हैं, बोलते हैं उनको तो मिला नहीं। दोनों पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद यहाँ तक कि रिवॉर्ड भी घोषित कर देते हैं कि जो उनको इसके बारे में बताएगा उसको रिवॉर्ड देंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं। तो फिर ये दोनों एक शॉप पे जाते हैं और शॉप पे जाके इनको एग्जैक्टली वैसा हार मिलता है। वो उसकी कीमत पूछते हैं तो वो शॉपकीपर बताता है कि इस हार की कीमत 40,000 फ्रैंक्स है।
उस टाइम पर लॉइजल के पास सिर्फ और सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स होते हैं, और वो भी वो पैसे होते हैं जो उनके फादर ने उनके लिए बचाए होते हैं। बट किसी तरह से कहीं ना कहीं से कर्जा मांग के कुछ ना कुछ करके वो 40,000 फ्रैंक्स उन्हें देते हैं, और वो अराउंड 36,000 फ्रैंक्स उन्हें देते हैं, और वो हार खरीद लेते हैं। जब वो हार खरीद लेते हैं तो वो उसे अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर को वापस देते हैं। बट सिंस उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया तो वो अपना घर छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी भेज देते हैं, और एक किसी किराए के घर पे आ जाते हैं। अब वो दिन रात काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं। अपनी सर्वेंट को भी निकाल दिया होता है, सारे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सारे के सारे जो लेमेंस जॉब होते हैं वो सारे के सारे मटिल्डा खुद करती है। 10 साल बीत जाते हैं ऐसे देखते ही देखते, और अब मटिल्डा की हालत थोड़ी एज्ड हो चुकी होती है, उनके बाल थोड़ी क्लमजी हो चुके होते हैं, वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखती हैं। जब ऐसा होता है तो वापस से वो दोनों कमा धमा के अपने घर को वापस ले लेते हैं, और जब वापस वो लोग आते हैं तो एक दिन वो अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए बाहर घूम रही होती है, तो उनको दूर एक लेडी दिखती है जो अपने बच्चे के साथ घूम रही होती है। तो वो थोड़ा पास जाके देखती है तो उनको पता चलता है ये तो जीन है। जीन के पास वो जाती है, सोचती है कि मैं आज इसको सच्चाई बता दूंगी। उसके पास जाके वो बोलती है कि तुमने मुझे पहचाना? तो बोलती है कि सॉरी मैंने पहचाना नहीं। उसने बोला अरे मैं मटिल्डा। तो बोलती है ओ मटिल्डा, तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई? तो वो बोलती है इसकी भी जिम्मेदार तुम हो। मतलब उन्होंने यहाँ पर भी उनको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। वो ये बोलती हैं कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें हार दिया था, बट एक्चुअली में वो खो गया था, तो मैं तुम्हें नया हार खरीद के दिया। उसको वापस रीपे करते करते हमें अपने घर बेचना पड़ा, ये बेचना पड़ा, सब कुछ बेचना पड़ा। तो जीन एक मिनट के लिए उनकी तरफ देखती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। फिर बोलती है ओ मटिल्डा, तुमने मुझे देने के लिए वापस से नया हार दिया? एक्चुअल में वो हार तो सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, वो तो नकली हार था। और ये कहने के बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है भोली बाय के अब्बास। ये जो चैप्टर है वो बेसिकली दहेज प्रथा और साथ ही साथ किस तरह से एक इंसान को नीचे गिराया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी फिजिकल ब्यूटी, जो आउटर ब्यूटी होती है वो सामने नहीं आती। इसीलिए उसे क्या क्या सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ता है, किन किन कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है, ये उस बारे में है। तो कहानी स्टार्ट होती है एक बच्ची सुलेखा के साथ। जब वो पैदा हुई होती है तो वो काफ़ी खूबसूरत होती है, बट कुछ ही दिनों बाद 10 दिन बाद वो अपने बेड से गिर जाती है, और बेड से गिरने के बाद उसके सर पे चोट लगती है, जिसकी वजह से उसकी दिमागी संतुलन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। मतलब वो अब नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करती। जब वो थोड़ी और बड़ी होती है, यानी 5 साल के अराउंड हो जाती है, तो उसको स्मॉल पॉक्स होने की वजह से उसके चेहरे पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। अब वो जितनी खूबसूरत पैदा हुई थी अब वो उतनी खूबसूरत दिखती भी नहीं। तो बेसिकली क्या था कि वो थोड़ी मेंटली रिटार्डेड भी है, और साथ ही साथ क्या नाम है उसका चेहरा भी सुंदर नहीं है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरिड रहते थे, बहुत ही चिंतित रहते थे उसके बारे में, और समाज उसको वैसा ट्रीट नहीं करता था जिस तरह का उसको ट्रीट करना चाहिए था। धीरे धीरे करके जब वो 7 साल की होती है तो वो एक ऐसी बच्ची की तरह ग्रो होती है जिसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो हकलाती भी है, वो ठीक तरह से बोल भी नहीं सकती, इसलिए वो बोलती ही नहीं है। मतलब उसने डिसाइड कर लिया होता है कि अगर मैं बोलूँगी तो दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, इसलिए इससे बेहतर होगा कि मैं बोलूँ ही ना। उसने बोलना बंद कर दिया होता है। तो जो उनके फादर होते हैं रामलाल, वो एक क्या कह सकते हैं, उनको एक पटवारी होते हैं। पटवारियों का काम होता है कि वो जितने भी जो गांव में लैंड है उसका रेवेन्यू लेके सरकार को दे, तो वो यही काम करते थे। रामलाल के 7 बच्चे थे, यानी 3 लड़के और 4 लड़कियां। उन्होंने अपने तीनों लड़कों को शहर भेज दिया था कि पढ़ने लिखने के लिए, पर चारों लड़कियों की शादी करवाने के लिए वो काफ़ी चिंतित रहते थे। उनकी जो पहली बेटी थी राधा वो ऑलरेडी मैरिड थी, और जो सेकंड बेटी थी मंगला उसकी शादी की बात चल रही थी। तीसरी बेटी चंपा उसकी शादी के लिए काफ़ी वरिड था, और चौथी बेटी सुलेखा जिसकी शक्ल पे इतने दाग थे तो उनको लगता था इसकी शादी तो होगी ही नहीं। फिर क्या हुआ, जब सुलेखा 7 साल की थी तब मंगला की शादी हो जाती है, और उसी टाइम पे एक स्कूल में घर में उनके विलेज में एक स्कूल खोला जाता है प्राइमरी लेवल पे। उसके इनाग्रेशन पे जो डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार होते हैं वो भी आते हैं। जब वो आते हैं तो इनाग्रेट करते वक्त रामलाल से कहते हैं कि रामलाल सिंह तुम इस गांव के पटवारी हो, एक तरह से हेडमैन हो, तो तुम्हें एग्जाम्पल सेट करना होगा। तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजना स्टार्ट करो, तभी सारे गाँव वाले अपनी बेटियों को स्कूल भेजना स्टार्ट करेंगे। रामलाल ये सुन के अपने घर पे आते हैं और अपनी वाइफ को ये सब बताते हैं। तो उनकी वाइफ पहले तो हिचकिचाती है, पर बाद में बोलती है कि ठीक है भेज दो, इसकी तो शादी वैसे भी नहीं होनी है, कोई इसको पूछेगा भी नहीं, आप इसको पढ़ा ही दो। ये क्या करते हैं, रामलाल उसको स्कूल लेके जाते हैं और स्कूल में छोड़ देते हैं। पहले तो जो सुलेखा होती है यानी भोली होती है बहुत हिचकिचाती है, आसपास देखती है तो उसे देख के लगता है कि ये नया माहौल है,
उसे पहली बार उस दिन नए कपड़े पहनने का सौभाग्य मिला होता है, क्योंकि उससे पहले उसके माँ बाप भी उसके साथ ठीक से ट्रीटमेंट नहीं देते थे। उसे क्या करते थे, जितनी उसकी बहनों के पुराने कपड़े थे तो वही पहनाए जाते थे। उसके बाल भी कंघी कोम नहीं की जाती थी उसके बालों में, ऐसे उलझे फुलझे रहते थे। उस दिन उसे नहलाया गया था, नए कपड़े पहनाए गए थे और उसे स्कूल भेजा गया था। जब वो वहाँ पहुँचती है तो पहले नज़र नहीं उठा पाती है। उसके टीचर्स को कहते हैं कि तुम किसी भी क्लास में जाके बैठ जाओ, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। बट जब वो आंखें उठा के देखती है तो उसको अलग अलग पिक्चर्स नज़र आ रही होती है। एक पिक्चर घोड़े की होती है, एक पिक्चर वही उसे घोड़ा याद आता है, ये वही घोड़ा है जिसपे तहसीलदार साहब जो होते हैं वो आते हैं। दूसरी जो पिक्चर होती है वो होती है, क्या नाम है, गाय की। ये जो गाय होती है वो उसकी उनको अपनी गाय लक्ष्मी की याद दिला रही होती है। और ऐसी 2-3 और पिक्चर्स होती हैं। फिर क्या होता है, जब वो आसपास देख रही होती है तो उसकी टीचर उसके पास आती है और उसको देख के हंसने लगती है। वो उससे बहुत प्यार से पूछती है, बेटा आपका नाम क्या है? तो भोली बोलना स्टार्ट करती है, भ भ बोलती है, पर वो पूरा बोल नहीं पाती और धीरे धीरे के वो फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उसको लगता है अब सब उसका मजाक उड़ाएंगे। छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे घर चले जाते हैं, पर भोली घर नहीं जाती, वो अभी भी रो रही होती है। तो उसकी टीचर उसके पास आती है और बहुत प्यार से उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ, आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी। इतने प्यार से तो आज तक उसके पेरेंट्स ने भी उससे बात नहीं करी होती है। तो धीरे से वो फिर से बोलने की कोशिश करती है, भ भ भोली, पर वो बोल नहीं पाती। पर उसकी टीचर्स बोलती है, बेटा अपने अंदर से फियर को बाहर निकाल दो और तुम अपना नाम भी बोल पाओगी, सब कुछ पढ़ पाओगी। तो वो बोलती है, उसका नाम भोली है। फिर उसकी टीचर उसको एक बुक देती है जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होती है। बोलती है कि तुम इस बुक को पढ़ के पूरा कंप्लीट कर दो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर तुमको बहुत कुछ पढ़ना आ जाएगा। जब तुम इसे पढ़ लोगी तो मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, तुम उसे पढ़ लोगी तो मैं उससे भी बड़ी बुक दूंगी, और ऐसे ही करते करते तुम एक पढ़ी लिखी इंसान हो जाओगी। और जब ऐसी हो जाओगी तो तुम्हारे पूरे गाँव में तुम्हारी अलग रिस्पेक्ट होगी। कोई तुम पे हंसेगा नहीं, लोग तुमसे डरेंगे नहीं, बट तुम्हारी तरफ प्यार की नज़र से देखेंगे। ऐसा होता है। समय बीतता है, 10 साल बीत जाते हैं, अब गांव की शक्ल बदल जाती है। गांव में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, वो नया शहर बन जाता है। और जो हमारा स्कूल है अब वो एक प्रॉपर स्कूल बन जाता है जिसमें 12th तक क्लासेस होती हैं। अब क्या था, बात आती है फिर से घर की तरफ। रामलाल एक दिन बहुत, मतलब रामलाल तो बूढ़े हो चुके हैं और एक दिन सर पे हाथ रख के कुछ सोच रहे होते हैं। अपनी वाइफ से कहते हैं, क्या मैं बिशंबर नाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? बिशंबर नाथ यहाँ पर एक नया कैरेक्टर है, जो कि एक 50 साल का बूढ़ा इंसान है, जो कि लंगड़ा के चलता है, काफ़ी ज़्यादा रिच है, बनिया कास्ट से बिलोंग करता है। उसने रामलाल को प्रपोजल दिया है कि वो अपनी बेटी भोली की शादी उससे करवा दे। ठीक है। तो उसकी जो माँ होती है भोली की, वो कहती है कि हाँ करवा दो, वैसे भी हमें उम्मीद तो है नहीं इसकी शादी कहीं पर होगी, इतने पैसे तो हैं इसके पास, क्या पता इसका भाग्य चमक जाए। तो फिर इनकी शादी फिक्स कर दी जाती है। बिशंबर नाथ को ये पता नहीं होता कि भोली के फेस पे इतने सारे स्पॉट्स हैं, क्योंकि वो दूसरे गाँव का होता है। तो शादी का दिन आता है और बिशंबरनाथ खूब बाजे गाजे के साथ अपनी बारात लेके आ जाता है इनके द्वार पे। जब इनके द्वार पे आता है तो भोली की जितनी भी सिस्टर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है कि हमारी शादी पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसकी शादी पे ये सब हो रहा है। और शादी के टाइम पे जब भोली को बाहर लेके आया जाता है तो वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। जैसे ही वो शादी के मंडप में बैठती है और बिशंबरनाथ उसको माला पहनाने जाते हैं तो उसका घूंघट थोड़ा सा नीचे आ जाता है और उसका रियल फेस दिखता है, और वो वापस से उसे सरका लेती है। तो बिशंबरनाथ पहले देखते हैं, फिर अपने फ्रेंड से कुछ बात करते हैं और उसको फिर तेज से ऐलान करते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे शादी करूं तो मेरे को रामलाल को कहते हैं कि मेरे लिए 5,000 रुपये लेके आओ। ओके। तो पहले तो वो बहुत गिड़गिड़ाता है रामलाल की, नहीं प्लीज़ मेरे पास इतना नहीं है, मेरी पूरी गाँव में कुतू हो जाएगी। उन्होंने बोला नहीं, 5,000 रुपये से एक कम नहीं। तो वो घर जाता है, कुछ पैसे लेके आता है, उसके सामने रखता है। अब वो बोलता है कि अब मैं शादी करूँगा। अब वो जब जैसे ही जा रहा होता है माला पहनाने के लिए तो भोली उसका हाथ रोकती है, अपना घूंघट हटाती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो रामलाल भोली को डांटता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें मुश्किल से इतना बड़ा सौभाग्यवान पति मिला है और तुम उसे ठुकरा रही हो, तुमसे शादी कौन करेगा? तो उसने बोला, मैं पागल नहीं हो गई हूँ, मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। मैं ऐसे बूढ़े और लंगड़े इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसको ये लगता है कि वो मुझसे शादी करके मुझ पर उपकार कर रहा है। ठीक है। और वो अपनी बारात को वापस भेज देती है। जब वो वापस भेज देती है तो घर पे रामलाल रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि बेटा अब तेरा क्या होगा? तो भोली उनसे ये बोलती है कि पिताजी मेरा कुछ होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, बट मैं आप दोनों के बुढ़ापे की लाठी बनूंगी, मैं आप दोनों को सपोर्ट करूंगी और जिस स्कूल ने मुझे इतना सब कुछ दिया उस स्कूल में पढ़ूंगी और उस स्कूल में पढ़ाऊंगी। फिर वो अपनी टीचर से बोलती है, ठीक है, ठीक कहा ना टीचर, क्योंकि भोली की टीचर भी वहाँ पर आके आई होती है उसकी शादी में। और वो भोली को इस तरह से निहार रही होती है जैसे कि एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को निहारता है कि मैंने क्या क्रिएट किया है। इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।